स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, जो कि राजनीतिक सिद्धांत की एक बुक है। उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हमने पिछले लेक्चर में जाना सामाजिक न्याय के बारे में, ठीक है। हमने वहाँ न्याय की चर्चा की थी और आज मित्रों हम चर्चा करने वाले हैं अधिकारों के बारे में, ठीक है। हमारा 5वां लेसन है और जो कि राइट्स कितने हमारे होते हैं, कहाँ से हमारे को अधिकार मिलते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से अधिकार हैं, उन सभी के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं अधिकारों के बारे में और इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अक्सर अधिकारों की चर्चा करते हैं। मित्रों हम अधिकारों की बात करते हैं, हम अपने हकों की बात करते हैं, ठीक है। रोज़मर्रा का हमारा जीवन है तो उसी में ये कह रहा है कि हम जो हमारा दैनिक जीवन है उसमें हम अपने अधिकारों की चर्चा करते हैं और लोकतांत्रिक देश के सदस्य होने के नाते हम वोट देने, राजनीतिक पार्टियां बनाने और चुनाव लड़ने जैसे अधिकारों की बात करते हैं। क्या कह रहा है मित्रों कि हमारा देश में लोकतंत्र है, ठीक है, हमारे देश में लोकतंत्र है जिस कारण हमें वोट देने का राइट मिला हुआ है। और मित्रों हम जो अनुच्छेद 19 से यानी हमारे को अनुच्छेद 19 के माध्यम से बहुत से यानी स्वतंत्रता का हमारे को अधिकार मिला है और कहता है चुनाव लड़ने का आपको अधिकार है और राजनीतिक पार्टियां भी आप बना सकते हैं। लोग अधिकारों के लिए नई नई मांग भी कर रहे हैं। आमतौर पर स्वीकृत नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के अलावा सूचना के अधिकार, स्वच्छ वायु पानी के अधिकार, सुरक्षित पेयजल के अधिकार का दावा भी जताया जा रहा है। मित्रों यहाँ पे फिर बात की जा रही है अनुच्छेद 21 की कि जो हमारे देश में जो व्यक्ति है ना वो क्या कर रहे हैं कि वो नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकारों के अलावा अन्य अधिकार कौन कौन से, चाहे वो आरटीआई हो, ठीक है, या फिर वो स्वच्छ वायु पानी का अधिकार हो, या अच्छा ठीक है सुरक्षित पीने का पानी का अधिकार हो, तो इसके अधिकारों की भी वो जो है लोग चर्चा कर रहे हैं। और मित्रों ये जो अधिकार है ना ये अनुच्छेद 21 में हम शामिल करते हैं। मैंने आपको मूल अधिकारों के चैप्टर में भी ये बात स्पष्ट रूप से बताई थी कि अनुच्छेद 21 है वो उसमें केवल एक या दो अधिकार नहीं है, उसमें बहुत से अधिकार शामिल हैं। चाहे हम प्राण और देह की स्वतंत्रता की बात करें या अपनी इच्छा से किसी भी यानी अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी महिला के साथ हम शादी करने का जो अधिकार है हमारे को वो हम उसमें गिनते हैं, या वायु प्रदूषण का अधिकार हो, या स्वच्छ वायु पानी का अधिकार, ठीक है, या स्वच्छ पानी पीने का अधिकार, सूचना का अधिकार हो, ठीक है। तो ये सभी अधिकार हम उसमें शामिल करते हैं। आगे देखो क्या कह रहा है, जहां हम प्राय अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं वहीं हम सामाजिक और व्यक्तिगत संबंधों में भी अधिकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मसलन हम अपना करियर चुनने और देश में बेरोक टोक घूमने के अधिकारों की बात करते हैं। यानी मित्रों कुल मिला के बात यहाँ पे अनुच्छेद जो है 19 की बात की जा रही है, फिर आगे जा करके कि हम जो अपना किसी भी क्षेत्र में करियर बना सकते हैं और हम जो है भारत देश में कहीं भी घूम सकते हैं। और न केवल वयस्क मनुष्यों के लिए बल्कि बच्चों, गर्भस्थ भ्रूणों और पशुओं के लिए भी अधिकारों का दावा किया जाता है। बिल्कुल मित्रों फिर यहाँ पे आगे बात की जाती है नीति निर्देशक तत्वों की, ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि हम जो है पशुओं के लिए भी जो है अधिकारों का दावा करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर यहाँ पे आगे जा करके जो है बात निकल करके आती है अनुच्छेद 47 की कि हम जो है कि हमने अधिकारों का यानी हमने पशुओं के लिए भी अधिकार दिया है, ठीक है। तो आगे देखो क्या कह रहा है, इस प्रकार विभिन्न लोग विभिन्न तरीके से अधिकार की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में हम अवधारणा से जुड़े सवालों की पड़ताल करेंगे। कह रहा है जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हमारा आशय क्या है। यानी मित्रों जब हम अधिकारों की यहाँ बात कर रहे हैं तो उस अधिकार का मतलब क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। और क्या जानेंगे कि देखो क्या कर रहा है, अधिकारों के हमारे दावों की बुनियाद क्या है। यानी मित्रों जो हम ये दावे कर रहे हैं कि जो है हमारे को अधिकार मिले हुए हैं तो उनका जो बुनियाद क्या है, उनकी जो है नियम क्या है, तो उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और देखो अधिकारों से किन उद्देश्यों की पूर्ति होती है और वे इतने महत्वपूर्ण क्या है मित्रों, हम क्यों अधिकारों की मांग करते हैं, ठीक है, हमारे उससे कौन से उद्देश्य पूरे होते हैं और ये महत्वपूर्ण क्यों होते हैं, तो इन सभी के बारे में हमने जो है यहाँ चर्चा करने वाले। और मित्रों मूल अधिकारों के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मूल अधिकारों का महत्व क्या होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप जो है यहाँ पर लिंक कर सकते हो कि अधिकारों की अगर अपन बात कर रहे हैं तो अधिकार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी के बारे में यहाँ हम जानने वाले हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अधिकारों के बारे में। सबसे पहले हम जानने वाले हैं कि अधिकार आखिर क्या है, ठीक है, अधिकार क्या है। तो उसके बारे में देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यानी मित्रों अधिकार एक ऐसा दावा है जिसका जो है यानी जिसको हम सिद्ध कर सकते हैं कि यह उचित है या अनुचित है। यह बताता है
कि नागरिक और व्यक्ति मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। यानी मित्रों, अधिकार हमें ये बताते हैं कि आप मनुष्य हैं, ठीक है, आप व्यक्ति हैं, तो आप मनुष्य होने के नाते आपको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, ठीक है। तो ये सभी बात हमें यहाँ पे जानने को मिलती है। यह ऐसी चीज़ है जिसको हम अपना प्राप्य समझते हैं, ऐसी चीज़ जिसे शेष समाज ऐसे वैध दावे के रूप में स्वीकार करे जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो, ठीक है। इसका यह मतलब नहीं है कि हर वह चीज़ जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूँ अधिकार है। मित्रों, अधिकारों का यह मतलब बताया जा रहा है कि आपको जो चीज़ अच्छी लग रही है, ठीक है, आपके लिए जो चीज़ जरूरी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका वो अधिकार है, ठीक है। यानी कि ये कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ जिसे शेष समाज एक वैध दावे के रूप में स्वीकार करेगा ना, तो वही अधिकार है। यानी समाज अगर उसको स्वीकार कर रहा है तो उसको हम अधिकार की संज्ञा दे रहे हैं। मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय मैं अपनी पसंद के कपड़े पहनूं, ठीक है। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाह सकता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छा अनुसार जो चाहूँ वह पहनने अथवा जब चाहूँ तब घर लौटने का अधिकार है। यानी मित्रों, इसका मतलब ये नहीं है आपको अधिकार हम दे रहे हैं तो आप अपनी मनमर्जी करने लग जाएंगे। आपको जो है कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा, ठीक है, और जो नियम हम बना रहे हैं उस नियम के दायरे में आपको काम करना पड़ेगा। यानी अगर हमने आपको अधिकार दिए हैं तो आपका कुछ कर्तव्य भी यहाँ पे बनता है, आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी है, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम मौलिक अधिकार दे रहे थे और फिर हम मूल कर्तव्य की बात कर रहे थे भाग 4A में, ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी कह रहे हैं कि भैया आपको हमने अधिकार तो दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपनी मनमर्जी करने लग जाओ, आप कानूनों का उल्लंघन करने लग जाओ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको जो है अपने कानून के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। आपको जो है हमने अधिकार दिया, आपको आपका कुछ यहाँ पे जिम्मेदारी भी बनती है अपने देश के प्रति और अपने समाज के लोगों के प्रति, ठीक है। आगे देखो क्या करा है, मैं जो चाहता हूँ और जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूँ और जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है के बीच फर्क होता है। मित्रों, क्या करा है कि मुझे जो अच्छा लग रहा है, ठीक है, और मैं जिसे मेरे लिए अच्छा समझता हूँ, ठीक है, तो और जिसका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है ना, उनके बीच फर्क भी होता है। मित्रों, जो मैं चाहता हूँ और जो अधिकार होते हैं इन सभी के बीच यहाँ पे अंतर बताया जा रहा है। देखो आगे क्या कह रहा है अधिकार उन बातों का द्योतक है, यानी अधिकारों को उस बातों का यहाँ पे संकेतक बताया जा रहा है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। मित्रों, अधिकार ऐसी चीज़ के बारे में यहाँ पे यानी ऐसे करें कि अधिकार एक महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि लोग अधिकारों से जो सम्मान और गरिमा का जीवन जीते हैं। फिर देखो क्या करा है, उदाहरण के लिए आजीविका का अधिकार सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी है। मित्रों, जो हमारा जीवन यापन करने का अधिकार है ना, तो वो सम्मानजनक जीवन जीने के लिए हमारी ज़रूरी है। यानी अनुच्छेद 21 की यहाँ पे बात आती है, और लाभ कर रोजगार में नियोजित होना व्यक्ति को आर्थिक स्वतंत्रता देता है। यानी मित्रों, जहाँ पे व्यक्ति को कुछ आमदनी मिलेगी उस रोजगार को करने के लिए, तो वो जो है फिर वहाँ पे उसको आर्थिक स्वतंत्रता यहाँ मिल रही है, इसलिए यह उसकी गरिमा के लिए प्रमुख है। अपनी बुनियादी ज़रूरतों की पूर्ति हमें अपनी प्रतिभा और रुचियों की ओर प्रवृत्त होने की स्वतंत्रता प्रदान करती है, और यहाँ हम स्वतंत्र व्यक्ति के अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। मित्रों, क्या करा है, ये करा है कि अपनी जो ज़रूरत है ना, बुनियादी ज़रूरतें हमारी पूर्ति के लिए, तो वो बुनियादी ज़रूरतें हमारी प्रतिभा को और हमारी जो रुचि है उसको स्वतंत्रता प्रदान करती हैं। और आगे कहते हैं कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार का उदाहरण ले सकते हैं। मित्रों, जो अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता यहाँ मिली हुई है, तो उसके बारे में ये कह रहे हैं कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी जो है हमारे लिए बहुत ही स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी हमारे लिए जो है वो एक तरह से गरिमापूर्ण जीवन जीने का काम करता है, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और कहते हैं देखो, यह अधिकार हमें सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देता है। यानी जो अधिकार है ना, कौन सा, अनुच्छेद 19 के तहत हमें को दिया हुआ है कि आप जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आपको अधिकार है। इसके अलावा जो है सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास और वृत्ति, ये जो 5 और भी अधिकार है अनुच्छेद 21 में हमें 6 मूल अधिकार दिए हुए हैं। तो उन्हीं की यहाँ पर चर्चा की जा रही है कि ये जो अधिकार है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, और ये जो है व्यक्ति को एक सृजनात्मक और मौलिक होने का मौका देते हैं, चाहे यह लेखन के क्षेत्र में हो या नृत्य और संगीत के क्षेत्र में। यानी व्यक्ति जो अपना जीवन और अपना करियर फिर जो है किसी भी क्षेत्र में बना सकता है। यानी वो जो हम बात करते हैं ना, आप जो है किसी भी व्यवसाय को अपना सकते हो, बेशक आप जो है किसी अनैतिक व्यवसाय को अपनाने के, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको जो फिर अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर मिल जाती है, तो आप जो अपने जीवन के बहुत से जितने भी उद्देश्य हैं और जिस भी क्षेत्र में आप काम करना चाहें और जो भी लक्ष्य आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सभी आप प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार से यहाँ बताया जा रहा है कि हाँ, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी महत्ता है किसकी, कि अधिकारों की कितनी महत्ता है, कितने इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्या कह रहे हैं आजीविका का अधिकार या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसी वजह से उनकी प्रकृति विश्वजनीन नहीं कही जाती है। मित्रों, क्या कह रहा है, ये कह रहा है वही आजीविका के अधिकार की बात की जा रही है अनुच्छेद 21 की, और फिर आगे कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जा रही है कि ये अधिकार ऐसे हैं कि समाज में रहने के लिए लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आगे क्या कह रहा है,
अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि वे हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक होते हैं। मित्रों, हम अच्छा जीवन जी सकें, ठीक है, और हमें जो आवश्यक सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो हम मिल सकें, हम अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकें। तो ये सभी जो हम काम करते हैं ना, तो अपना जो है इन प्रकार यानी इस प्रकार से हम जो है एक बेहतर का जीवन यानी एक अच्छी जीवन शैली में हम जी सकते हैं। तो इसके कारण ये अधिकार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे कहता है ये लोगों को उनकी दक्षता प्रतिभा विकसित करने में सहयोग देते हैं। मित्रों, मैंने पहले ही आपको बताया कि हम जो है जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, जिस भी क्षेत्र में हम अपना करियर बनाना चाहें या फिर जो भी लक्ष्य हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो सभी लक्ष्य हम इन अधिकारों के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। मित्रों, फिर यहाँ पे आगे जो है शिक्षा के अधिकार की बात की जा रही है कि जो हमने अनुच्छेद 21 की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 21 क्या है, जिसको कि हमने जोड़ा संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से, ठीक है। तो उसी की बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शिक्षा का अधिकार हमने बच्चों को दिया और फिर आगे जाकर के हमने शिक्षा का यानी राइट टू एजुकेशन जो लेकर के आए हम 2009 में, तो उसके माध्यम से क्या होता है कि मित्रों सभी को जब शिक्षा मिल जाती है तो उसकी जो है एक संज्ञानात्मक क्षमता जो है उसका विकास होता है, वो उसको सोचने और समझने की उसमें बुद्धि आती है और जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो फैसले लेने हैं तो वो अपने फैसले स्वतंत्र रूप से लेता है। यानी एक व्यक्ति के लिए जो है खुलेपन से जीने और एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकारों की बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है भूमिका बताई जा रही है। आगे देखो क्या कह रहे हैं व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। यानी मित्रों, एक शिक्षा के अधिकार को यहाँ सार्वभौम अधिकार यूनिवर्सल अधिकार यहाँ माना जा रहा है कि एक शिक्षा के बिना, कहते हैं ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जिसको जो जितना पिएगा वो उतना ही झाड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि शिक्षा का जो अधिकार है ना, वो एक ऐसा अधिकार माना जाता है कि सार्वभौम एक अधिकार, यानी ये अधिकार तो सभी को मिलना ही मिलना चाहिए। और मित्रों, मैंने आपसे जब चर्चा की किसकी, जब मैंने आपको मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की थी, तब भी फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो हम चर्चा करते हैं कि विदेशियों को और भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार देते हैं, तो मैंने आपको उस समय भी बताया था और आज मैं फिर बता रहा हूँ कि अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 जो यानी इन 5 अनुच्छेदों में जो मूल अधिकार हमने दिए हैं वो हमने केवल भारत के नागरिकों को दिए हैं। लेकिन मित्रों, जो अनुच्छेद 21 है ना, यानी इनके अलावा एक अनुच्छेद 21 की हम बात करते हैं और अनुच्छेद 21 की हम बात करते हैं, तो मित्रों ये अधिकार हमने विदेशियों को भी दिया था। यानी मित्रों, अगर हम शिक्षा के अधिकार की बात करें तो हम ये अधिकार विदेशियों को भी देते चाहिए। यानी मान लीजिए हमारे देश में कोई विदेशी व्यक्ति रह रहा है और ये कहे कि मुझे भी जो है शिक्षा चाहिए, तो बिल्कुल आप ले सकते हो, यानी ये अधिकार हमने उनको भी दिया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने जो शिक्षा के अधिकार के महत्वपूर्ण अधिकार यहाँ मान रहे हैं। और आगे देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। बहरहाल, अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो इसे अधिकार नहीं माना जा सकता। क्या उदाहरण के लिए डॉक्टरी शोध ने यह प्रमाणित किया नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और चूंकि अन्यों के साथ हमारे रिश्तों पर दुष्प्रभाव डालती है, इसलिए हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीले पदार्थों के सेवन करने या सुई लगाने या धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए। मित्रों, फिर आगे जाकर के यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात आ रही है कि अनुच्छेद जो 47 की हम बात करते हैं, किसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी में जब अनुच्छेद 47 की हम बात करते हैं, हम उसमें क्या बात करते हैं, मैंने आपको वहाँ भी बताया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कि मैंने आपको वहाँ बताया था कि जो नशीली दवाएं हैं, ठीक है, चाहे नशीले पदार्थ हैं या धूम्रपान है या जितने भी जो हमारे नशीले पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो उन पर जो है हम राज्य प्रतिबंध लगाएगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी नशीली दवा शरीर पर प्रभाव डालेगी, गलत शरीर पर प्रभाव डालेगी और रिश्तों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो उसको जो है हमें यानी उसका जो है हम उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है। यानी उसके लिए हम ये नहीं कर सकते कि हाँ मेरे को जो है नशीले पदार्थ सेवन करने का अधिकार है या फिर मैं धूम्रपान भी कर सकूंगा। यानी कि ये अधिकार हमारे ऊपर गलत प्रभाव डाल रहे हैं तो आप इसका दावा नहीं कर सकते कि ये मेरे पास यानी ये अधिकार मेरे को मिले हैं, ठीक है। आगे देखो क्या कर रहा है, धूम्रपान के मामलों में, यानी धूम्रपान की यहाँ बात की जाती है कि धूम्रपान के मामले में तो यह उन लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदेह है जो धूम्रपान करने वालों के आसपास होते हैं। यानी मित्रों, जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है उसका तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन जो व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है और जिनके बीच में धूम्रपान कर रहा है, यानी भीड़ भाड़ वाले स्थल है या कहीं बसों में है या कहीं समाज में बैठा है, तो वहाँ पर अगर वो करता है ना धूम्रपान, तो जो आसपास वो लोग हैं उनको भी वो नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है। और आगे देखो क्या कर रहा है, नशीले पदार्थ न केवल हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वे कभी कभी हमारे आचरण के रंग को भी बदल देते हैं और हमें अन्य लोगों के लिए खतरा करार देते हैं। अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान अथवा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता। यानी मित्रों, बार बार ये कहता है कि आप यानी गलत जो भी चीज़ होगी समाज में, जिसका भी गलत प्रभाव पड़ेगा
ठीक है, जो भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगी उसका आप जो है अधिकार, यानी उसको जो है आप ये दावा नहीं कर सकते कि मेरे पास ये अधिकार है। यानी आप चाहे नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं या फिर आप जो धूम्रपान कर रहे हैं तो ये आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, तो राज्य इन पर जो है प्रतिबंध लगा देता है, लेकिन मित्रों अपने जो रेवेन्यू के मामलों में राज्य इन पर यानी नशीले पदार्थों पर प्रतिबंध नहीं लगाता। ठीक है, आगे देखो क्या करा है, अधिकार कहाँ से आते हैं। नहीं, अब हम चर्चा करने वाले हैं अधिकार जो होते हैं ना वो हम कहाँ से दे रहे हैं। तो कई बार जो है हम संविधान के माध्यम से देते हैं, तो उन सभी की हम चर्चा करने वाले हैं। देखो क्या करा है, कह रहा है 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते थे कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त है। यानी मित्रों 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक सिद्धांतकार हैं, यानी जो राजनीतिक विचारक है वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जो जितने भी अधिकार है ना वो प्रकृति ने दिए, यानी ईश्वर ने हमको दिए, भगवान के द्वारा हमें ये अधिकार दिए हैं, हमें जन्म से भी अधिकार प्राप्त है। यानी ये कहते हैं कि ये अधिकार जो है प्राकृतिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, और जैसे ही व्यक्ति जन्म ले लेता है तो उसको ये अधिकार मिल जाते हैं। परिणामतः कोई व्यक्ति या शासक उन्हें हमसे छीन नहीं सकता। ठीक है, उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। यानी मित्रों वो क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जब व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसको जो है 3 अधिकार मिल जाते हैं। एक तो जीवन का अधिकार है, एक उसको स्वतंत्रता का अधिकार है, और एक संपत्ति का अधिकार भी उसको मिल जाता है। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले, यानी फिर जितने भी अधिकार बनते हैं तो वे सभी इन अधिकारों से निकलते हैं। और आगे देखो क्या करा है, हम इन अधिकारों का दावा करें या न करें, व्यक्ति होने के नाते हमें ये प्राप्त है। यह विचार कि हमें जन्म से ही कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं काफ़ी शक्तिशाली अवधारणा है। यानी मित्रों क्या करा है कि हम ये अधिकारों के बारे में चाहे कहेंगे या नहीं कहेंगे, यानी हम ना भी कहेंगे ना तो भी आपके पास ये अधिकार है कि आपको जीवन की जीने का अधिकार है मित्रों। और मैंने आपको जब फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार जब मैंने आपको बताया तो वहाँ भी मैंने जो स्पष्ट रूप से बताया था कि चाहे भारत में कैसी ही परिस्थिति क्यों ना आ जाए, यानी चाहे राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए या किसी भी प्रकार का आपातकाल लग जाए, लेकिन मित्रों अनुच्छेद 20 और 21 में जो हमें मूल अधिकार मिलता है, अनुच्छेद 20 में कौन सा कि अपराधों के लिए दोस्ती के संबंध में संरक्षण, ठीक है, और प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार जो हमें अनुच्छेद 21 में मिलता है, तो वो दोनों अधिकार जो है हमारे किसी भी परिस्थिति में हमारे साथ बने रहते हैं। और मित्रों स्वतंत्रता के अधिकार मैंने अभी यहाँ चर्चा भी करती कि अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 मूल अधिकार मिलते हैं। ठीक है, कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण और निवास और वृत्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये 6 अधिकार हमें अनुच्छेद 19 के तहत मिलते हैं। और संपत्ति का अधिकार मैंने आपको कई बार बताया है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, जब हमने 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया, तो उस समय हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार भी एक मूल अधिकार के रूप में शामिल था। ठीक है, लेकिन फिर आगे जाकर के संसद जो है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 लेकर के आई और उसके माध्यम से हमसे यह अधिकार छीन लिया, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों ये अधिकारों की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो है हम जब जन्म ले लेते हैं तो राजनीतिक विचारक ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है जीवन का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का भी आपके पास अधिकार अपने आप मिल जाता है, और संपत्ति का अधिकार भी। ठीक है, लेकिन मित्रों संपत्ति का अधिकार तो यहाँ पे समाप्त हो गया है। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से निकले हैं। और आगे देखो क्या कर रहा है कि हम इन अधिकारों का दावा करें या न करें तो भी हमारे पास ये अधिकार मिलते हैं। यह विचार कि हमें जन्म से कुछ खास अधिकार प्राप्त हैं काफ़ी शक्तिशाली अवधारणा है, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि जो ईश्वर प्रदत्त है और उन्हें कोई मानव शासक या राज्य हमसे छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों और सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता था। यानी मित्रों क्या करें कि प्राकृतिक अधिकारों की हम अवधारणा क्यों देते थे, यानी प्राकृतिक अधिकार हम इनको क्यों कहते थे, हम इनको प्राकृतिक अधिकार की संज्ञा इसलिए दे रहे थे क्योंकि राज्य है या कोई भी सरकार है तो वो जो अपनी मनमानी जो है ना करे, यानी व्यक्ति की जो भी स्वतंत्रता है, चाहे व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो या कोई सी भी स्वतंत्रता, उसकी जो अपने आप व्यक्ति की सुरक्षा होती रहे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम उसको प्राकृतिक अधिकार कर रहे थे कि भैया हमें तो ये जन्म से ही मिला हुआ है और आप जो है इस अधिकारों को हमसे छीन नहीं सकते। ठीक है, तो इस कारण से हम इसको प्राकृतिक अधिकारों की संज्ञा दे रहे थे। अब देखो आगे क्या कर रहा है कि कह रहा है हाल ही के वर्षों में प्राकृतिक अधिकार शब्द से ज़्यादा मानव अधिकार शब्द का प्रयोग हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकृतिक होने का विचार आज अस्वीकार्य लगता है। क्या कह रहा है मित्रों, ये अब क्या हो रहा है वर्तमान में कि कह रहा है कि जो वर्तमान में हम प्राकृतिक यानी जितने भी अधिकारों की हम बात करते हैं ना वर्तमान में, तो हम अब प्राकृतिक अधिकार नहीं करें, उनको हम मानव अधिकार करें। और आपने भी मित्रों कई बार सुना होगा, कई बार जो है हमारे जम्मू कश्मीर में भी मामला उठ करके आता है और भी अन्य मामले उठ करके आते हैं कि वहाँ जो है अब वहाँ के जो नागरिक हैं वहाँ उनके मानव अधिकार जो है उनका उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, यानी एक मानव होने के नाते, यानी मानव अधिकार का मतलब होता है एक मानव होने के नाते आपको जो अधिकार मिलते हैं ना उसको हम मानव अधिकार कहते हैं। ठीक है, और पशुओं को जो अधिकार मिलेंगे वो पशु अधिकार है। ठीक है, तो एक मानव होने के नाते जो आपको अधिकार मिलते हैं उसका जो है हम वर्तमान में ज़्यादा उसकी चर्चा करने लगे हैं, क्योंकि अब हमने प्राकृतिक अधिकारों की जो हम बात कर रहे थे शुरू से,
ठीक है, राजनीतिक विचारक जो प्राकृतिक अधिकारों की बात करते थे, तो अब वो सिद्धांत जो अब स्वीकार हम नहीं कर रहे, हम जो अब उसको मानव अधिकार करें। प्राकृतिक अधिकार करने के बजाय हम वर्तमान में इन अधिकारों को मानव अधिकार करें। देखो आगे क्या कहता है, ऐसा मानना भी मुश्किल होता जा रहा है कि कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। अधिकारों को ऐसी गारंटी के रूप में देखने की प्रवृत्ति बड़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अब हमने जो है अधिकारों को, यानी अधिकारों को हम जो है ऐसी संज्ञा दे रहे हैं कि ये अधिकार जो है ना, ये अधिकार हमने स्वयं खोजे हैं। यानी हम जो मनुष्य हैं, हम मनुष्य ने स्वयं इन अधिकारों को खोजा है, इसलिए हम इनको मानव अधिकार भी कह रहे हैं। आगे क्या कहता है, कहता है कि मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। यानी वो बात मैंने जो आपको कही थी कि आपको मनुष्य होने के नाते जो हमने अधिकार दिए ना, उसको हम मानव अधिकार करें। देखो आगे क्या कहता है कि मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और सम्मान का महत्व है। यानी एक मानव के रूप में हर एक आदमी जो होगा वो एक विशिष्ट, यानी एक विशेष व्यक्ति है वो, और समान महत्व का भी है। इसका अर्थ यह है कि एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरे का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। यानी मित्रों क्या करा, बहुत बड़ी यहाँ पे बात करा है समानता के अधिकार की। फिर यहाँ पे बात निकल करके आ रही है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी देश में है उसको समानता का अधिकार, यानी वो मनुष्य समान है। प्रत्येक जो मनुष्य है वो अपनी आप में समानता से जुड़ा हुआ है, और कोई भी व्यक्ति जो होगा वो किसी दूसरे का सेवक नहीं है, किसी दूसरे का नौकर नहीं है। किसी भी व्यक्ति का काम करने के लिए वो पैदा नहीं हुआ, यानी वो स्वतंत्र है, वो जो काम करना चाहिए वो काम कर सकता है, बस बेशक अनैतिक काम के, और जो है वो जो भी क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए, जो लक्ष्य आप अचीव करना चाहते हो तो वो आप अचीव कर सकते हो। यानी आपको स्वतंत्रता हमने दी है, आपको हमने स्वतंत्रता का अधिकार हमने दिया है। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने और अपनी पूरी संभावनाओं को साकार करने का समान अवसर मिलना चाहिए। यानी मित्रों जो हम समानता की बात करते थे पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, और जो न्याय की हम बात कर रहे थे, वो बात वापस यहाँ निकल करके आ रही है कि प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है, वो स्वतंत्रता उसको मिली है, उसको समान अवसर भी मिलना चाहिए। और इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, धर्म, लिंग पर आधारित मौजूद असमानता को चुनौती देने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही बात है मित्रों कि अगर व्यक्ति के साथ नस्ल, जाति या धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर अगर मान लीजिए उसके साथ भेदभाव होता है, तो फिर वो जो व्यक्ति जो होता है वो अपने अधिकारों के लिए मांग करता है, यानी इन असमानताओं को खत्म करने के लिए वह चुनौती देता है। आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है अधिकारों की इसी समझदारी पर संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र बनाया। यानी मित्रों जो संयुक्त राष्ट्र का जो मानव अधिकारों का जो सार्वभौम घोषणा पत्र है वो अधिकारों के आधार पर ही बना है। और आगे देखो क्या कर रहा है, यह उन दावों को मान्यता देने का प्रयास करता है, यानी जो संयुक्त राष्ट्र ने जो मानव अधिकार का सार्वभौम घोषणा पत्र बनाया, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो घोषणा पत्र है ना, यह उन दावों को, यानी उन अधिकारों को यह मान्यता देता है, किनको, कि जिन्हें विश्व समुदाय, यानी जिन्हें विश्व समुदाय सामूहिक रूप से गरिमा और आत्मसम्मान से परिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए आवश्यक मानता है। यानी मित्रों एक व्यक्ति के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो अधिकार आवश्यक हैं, ठीक है, एक स्वतंत्रतापूर्वक उसको जीने के लिए, एक सम्मान की उसको जिंदगी जीने के लिए जो अधिकार आवश्यक है ना, तो उन अधिकारों की ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो मानव अधिकारों का जो सार्वभौम घोषणा पत्र है संयुक्त राष्ट्र ने लाया, तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है और व्यक्ति के लिए जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है पूरी दुनिया के उत्पीड़ित जन सार्वभौम मानव अधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों को चुनौती देने के लिए कर रहे हैं जो उन्हें पृथक करने वाले और समान अवसरों तथा अधिकारों से वंचित करते हैं। यानी मित्रों क्या कर रहा है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि भैया हमारे जो मूल अधिकार हैं, हमारे जो मानव अधिकार हैं, उनका जो है हनन होता है, ठीक है, तो वो चुनौती देते हैं कि हमारे ये अधिकार हैं और हमसे इनको वंचित रखा जा रहा है, यानी हमारे पास ये अधिकार हमें मिल नहीं रहे हैं, तो हमारे को ये अधिकार चाहिए। और मित्रों जब मैंने आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला के बारे में, तो उनके साथ और उसके देश में किस प्रकार से भेदभाव किया जाता रहा था, तो फिर आगे जाकर के उन्होंने 28 वर्ष तक जेल में अपना समय बिताया, और फिर आगे जाकर के जो उन्होंने नस्लवाद जो होता था दक्षिण अफ्रीका में, उसको जो है कैसे जड़ से ख़त्म किया। तो उसी की बात कह रहे हैं कि अधिकारों के लिए जब आप वंचित होते हो ना, तो आप फिर जो आंदोलन भी करते हो और आप अपने अधिकारों की मांग करते हो। आगे क्या कर रहा है, वे मान्यता की अवधारणा की पुनर्व्याख्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं ताकि वह खुद को इसमें शामिल कर सकें। बिल्कुल सही बात है। आगे देखो क्या कर रहे हैं, कुछ संघर्ष सफल भी हुए हैं, जैसे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, लेकिन कुछ अन्य संघर्षों में अभी तक सीमित सफलता ही मिल सकी है। लेकिन आज भी ऐसे समुदाय हैं जो मानवता को इस प्रकार परिभाषित करने के संघर्ष में लगे हैं और उनको भी शामिल करें। मित्रों क्या कर रहा है यहाँ पे कि अधिकारों की बात की जाती है कि अगर मान लीजिए व्यक्ति के पास अधिकार नहीं मिलते हैं तो वो आंदोलन करते हैं और वे सफल भी होते हैं। यानी उनको जो भी जितनी भी समाज में गलत प्रथाएं होती है, जितने भी गलत रीति रिवाज होते हैं, उनका जो है उन्मूलन भी हुआ। यानी दास प्रथा समाज से खत्म हुई, पर्दा प्रथा और सती प्रथा, ये सभी जो समाज में एक गलत प्रथाएं शुरू से आदिकाल से चल रही थी, ठीक है, तो
इन जो प्रथाएं हैं इनका समाप्त हुआ। और भी मित्रों आगे कहते हैं कि समाज में अभी भी जो है बहुत से समुदाय ऐसे हैं कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और आपने भी देखा कि जो ट्रांसजेंडरों की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसजेंडरों को ये अधिकार दिया गया कि उनको भी जो है एक समाज का मुख्य धारा में उनको माना गया, ठीक है। और अब मित्रों उनके साथ जो है किसी भी प्रकार से आप जो है चाहे अनुच्छेद 14 की बात करें या अनुच्छेद 15 की, ठीक है, अगर आप उनके साथ भेदभाव करते हो तो आप उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, यानी मूल अधिकार हमने सभी को दिए हैं, ठीक है। तो आगे देखो क्या करा, विविध समाजों में यानी अलग अलग समाजों में जो जो नए खतरे और चुनौतियां उभरती आई है त्यों तो उन मानव अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती गई है। क्या करा मित्रों, जितनी समाज में फिर चुनौतियां उभर करके आती है, यानी जितने लोगों के समक्ष खतरे उभर करके आते हैं, जितने लोगों के अधिकार जो है छीने जाते हैं, तो फिर जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम मानव अधिकारों की सूची बनाते हैं। यानी फिर हम यह देखते हैं कि हाँ इन व्यक्तियों के पास ये भी अधिकार होना चाहिए, ये भी मानव अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और जिनका लोगों ने दावा किया है, मसलन हम आज प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा की जरूरत के प्रति काफ़ी सचेत हैं और इसने स्वच्छ हवा, शुद्ध जल, टिकाऊ विकास जैसे अधिकारों की मांगे पैदा की है। यानी मित्रों आज हम ये भी बात कर रहे हैं पर्यावरण की कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, ठीक है। तो हम पेरिस समझौते की बात करते हैं, हम क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसी प्रकार से जितने भी जो हमने सम्मेलन किए हैं, ठीक है, तो इन सभी की आज वर्तमान में हम बहुत ही गहन रूप से इनकी चर्चा करते हैं, यानी पर्यावरण के प्रति हम इतने सचेत हैं। और आगे देखो क्या कर रहा है, युद्ध या प्राकृतिक संकट के दौरान अनेक लोग खासकर महिलाएं, बच्चे या बीमार जिन बदलाव को झेलते हैं उनके बारे में नई जागरूकता ने आजीविका के अधिकार, बच्चों के अधिकार और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की है। मित्रों किसी भी प्रकार से जब मान लीजिए युद्ध हो जाए या प्राकृतिक संकट जब उत्पन्न होता है तो खासकर बच्चे और महिलाएं इतनी उनको जो है एक शोषण की भावना उनके पनपती है और उनको जितना एक समाज में यातनाएं उनको झेलनी पड़ती है, तो फिर जो है हमें और भी अधिकार निकल कर आते हैं कि हाँ एक आजीविका जीवन जीने के लिए जो अधिकार है, बच्चों के जो अधिकार हैं उनकी हम फिर मांग करते हैं। और ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव भी व्यक्त करते हैं और वे समस्त मानव समुदाय हेतु अधिकार के प्रयोग और विस्तार के लिए लोगों से एकजुट होने का आह्वान भी करते हैं। मित्रों क्या करा है कि फिर लोगों के अधिकारों का जब हनन होता है ना, तो लोग जो है ये कहते हैं कि हमारे जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है, हमें गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, इस कारण से जो है हम उनके अधिकारों की फिर बात करते हैं। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पे बात की जाती है कि अधिकारों की यहाँ पे बात की जा रही है कि अधिकार कहाँ से निकल करके आ रहे हैं, और अधिकारों का जो है अगर हनन होता है तो लोग जो आगे उठकर अपने अधिकारों की मांग के लिए आह्वान भी करते हैं, ठीक है। मानवीय गरिमा के बारे में कांट यानी इमैनुअल कांट ने क्या कहा मानवीय गरिमा के बारे में, तो देखो क्या कह रहा है, हर चीज़ की या तो कीमत होती है गरिमा, यानी या तो किसी चीज़ की कीमत है या उसका स्वाभिमान है, ठीक है। जिसकी कीमत होती है उसकी जगह उसके समतुल्य कोई दूसरी चीज़ भी रखी जा सकती है। यानी मित्रों बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है कि जिस चीज़ की कीमत है ना, यानी जिस वस्तु का आप मूल्य बता सकते हो उस वस्तु के बराबर में आप दूसरी वस्तु भी रख सकते हो, लेकिन इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो, जिसका कोई समतुल्य न हो, उसकी गरिमा होती है। यानी मित्रों जिस व्यक्ति का स्वाभिमान है ना, तो उस व्यक्ति का या किसी भी व्यक्ति का अगर स्वाभिमान है, किसी भी वस्तु का स्वाभिमान है, जिस भी वस्तु की अगर गरिमा है ना, तो फिर उस वस्तु के समक्ष या उस व्यक्ति के समक्ष आप किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं रख सकते। यानी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग गरिमा होती है, अलग अलग उसकी सम्मान है, यानी उसको आप जो है किसी मूल्य से तोल नहीं सकते, यानी उसका मोल भाव आप नहीं कर सकते। आगे देखो क्या करें, इमैनुअल कांट कह रहे हैं अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की गरिमा होती है, इस कारण से वे अपने आप में बहुमूल्य हैं। 18वीं सदी के जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के लिए इस साधारण विचार का गहरा अर्थ था। उनके लिए इसका मतलब था कि हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ इसी के अनुकूल बर्ताव किया जाना। यानी मित्रों मानव अधिकारों की यहाँ पे बात निकल कर आती है फिर कि एक मनुष्य है, यानी एक व्यक्ति है, मनुष्य है, और मनुष्य होने के नाते हमें जो है एक मनुष्य होने के नाते हमें मानव के साथ जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए उसी के अनुसार हमें उसके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। और कहते हैं मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, गरीब या शक्तिहीन हो सकता है, वह बेईमान और अनैतिक भी हो सकता है, फिर भी वह एक मनुष्य है और न्यूनतम ही सही प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है। यानी मित्रों बेशक वो व्यक्ति चोरी करता है, बेईमानी करता है, गरीब है, ठीक है, अनैतिक काम करता है, लेकिन एक तो मनुष्य है वह, यानी वो मनुष्य तो है ही ना, लेकिन बेशक फिर भी हमें उसके साथ जो है थोड़ा बहुत यानी उसके काम के अनुसार हमें उसके साथ जो है प्रतिष्ठा पाने का, यानी उसके साथ हमें एक अच्छा व्यवहार करने का हमें जो है अधिकार है और उसको भी जो है एक प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है। कांट के लिए लोगों के साथ गरिमा में बर्ताव करने का अर्थ था उनके साथ नैतिकता से पेश आना। यह विचार उन लोगों के लिए एक संबल था जो लोग सामाजिक ऊंच नीच के खिलाफ और मानव अधिकारों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। मित्रों ये कह रहे हैं कि कांट ये कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि जो लोग ये अपने आप को समझते थे कि हम जो है नीचे हैं, ठीक है, यानी जो ऊंच नीच के भेदभाव के कारण जो है अपने आप को एक समाज में मुख्य धारा से कटे हुए थे, नीचे पायदान पर वो बैठे हुए थे और मानव अधिकारों के लिए वो संघर्ष कर रहे थे,
ठीक है। तो उनके लिए जो बात इमैनुअल कांट ने कही थी ना कि चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म का हो या किसी भी समाज का हो, गरीब हो या बेईमान हो, तो प्रत्येक व्यक्ति के साथ जो है हम एक स्वाभिमान के साथ बात करेंगे। सबको जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो ये जो संघर्ष व्यक्ति कर रहे थे ना, उन व्यक्तियों के लिए ये अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आगे देखो क्या करा है, कांट के विचार ने अधिकार की ये नैतिक अवधारणा प्रस्तुत की, यानी नैतिक विचार जो होते हैं तो उसकी जो है अधिकारों की यहाँ अवधारणा बता रहे हैं। कांट कह रहे हैं पहला हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम अपने दूसरों से अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल मित्रों, बहुत ही यहाँ इंपॉर्टेंट बात की जाती है। इमैनुअल कांट कहते हैं, और हम कई बार जो है एथिक्स में भी इस बात की चर्चा करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यानी चाहे हम यानी क्या करें कि जो व्यक्ति है ना, और उस व्यक्ति के साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे जैसा कि हम अपने साथ चाहते हैं। नहीं, अगर आप अपने साथ अच्छा व्यवहार चाहते हो ना, तो आप दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार ही करो, तभी आप ये अपेक्षा रख सकते हो कि हाँ मेरे साथ भी अच्छा व्यवहार कोई व्यक्ति करेगा। और अगर मान लो आप किसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो तो वो व्यक्ति क्यों करेगा आपके साथ अच्छा व्यवहार। ठीक है। तो कह रहे हैं दूसरे, हमें यह निश्चित करना चाहिए कि हम दूसरों को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन नहीं बनाएंगे। हमें लोगों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए जैसा कि हम कलम, कार या घोड़ों के साथ करते हैं। हमें लोगों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए नहीं कि वे हमारे लिए उपयोगी हैं, और बल्कि इसलिए कि वे आखिरकार मनुष्य हैं। मित्रों, बार बार यहाँ मनुष्य की बात आती है कि एक मनुष्य होने के नाते जो हम मानव अधिकारों की बात कर रहे थे, तो कहने की एक मनुष्य है वो व्यक्ति, इस कारण जो हमें उसको जो है एक मनुष्य होने के नाते उसके साथ हमें मनुष्यों के जैसा बर्ताव करना चाहिए। हमें जो है जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जिन निर्जीव वस्तुओं के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं, यानी एक कलम को हम तोड़ के फेंक देते हैं एक कार के माध्यम से, और एक घोड़ों के साथ हम कैसा बर्ताव करते हैं, जैसा बर्ताव हमें नहीं करना मनुष्य के साथ, क्योंकि मनुष्य एक मनुष्य है। ठीक है, वो एक सजीव प्राणी है, उसका जो है अपना गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ठीक है। तो उसके साथ हमें जो एक सम्मान का भावना से, उसके साथ हमें जो है एक सम्मान की भावना से जो एक बर्ताव है, एक जो सम्मान की भावना से जो व्यवहार है, वो उसके साथ हमें करना चाहिए। और फ्रेंड्स आगे देखो क्या कर रहा है, कहता है कि हमें इन दावों के विस्तार और प्रभाव को कम करके नहीं आंकना चाहिए। यानी मित्रों, जो हम अधिकारों की बात करते हैं ना, तो हमें इन अधिकारों को कम नहीं आंकना चाहिए। यानी इनकी जो है एक आप अपने आप में एक मूल्य है, इनका इन अधिकारों का अपने आप में एक मूल्य है, हमें इनको कम नहीं समझना चाहिए। उन्हें अक्सर व्यापक समर्थन हासिल होता है। आपने शायद पॉप स्टार बॉब गेल्डोफ की ओर से अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए पश्चिमी मुल्कों की सरकारों से की गई हाल की अपील के बारे में सुना होगा, और टीवी में भी देखा होगा कि उसे आम जनता का कितना प्रबल समर्थन साबित हुआ। यानी मित्रों, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है कि अफ्रीका में जो है क्या है कि एक पॉप स्टार है बॉब गेल्डोफ। ठीक है, तो वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, तो उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो आगे मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे कॉमिक्स के माध्यम से मैं क्या समझाया जा रहा है, देखो कह रहा है मेरे पिता ने टेलीफोन लगवाने के लिए आवेदन किया। ठीक है, 2 महीने से भी ज़्यादा हो गए और अभी तक कुछ नहीं हुआ, वे क्या कर सकते हैं। यानी मित्रों, एक टेलीफोन लगवाने के लिए एक बच्चे के पिता ने आवेदन दिया, लेकिन लेट लतीफ़ी के कारण, सरकार की लेट लतीफ़ी के कारण, ठीक है, कर्मचारियों की जो है लाल फीताशाही के कारण जो है उनका अभी तक टेलीफोन घर में नहीं लगा है। तो वो लड़का पूछ रहा है कि अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, और ये लड़की हमसे पूछ रही है कि जानते हो अब हमारे पास सूचना का अधिकार है, हम जान सकते हैं कि हमारे आवेदन का क्या हुआ, हम देरी का कारण भी जान सकते हैं। यानी मित्रों, फिर ये लड़की जवाब दे रही है इस बच्चे को कि भैया आप ऐसा करो कि आपके पास जो हमने आरटीआई सूचना का अधिकार हमने 2005 दिया है आपको, आप जो है एक आरटीआई लगाओ और उसके माध्यम से जो है आप अपने इस बात की जानकारी पाओ कि आपका जो आवेदन आपने दिया टेलीफोन लगवाने के लिए उसका क्या हुआ। ठीक है, और एक निश्चित समय में आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको जो अधिकारों के लिए अपने समाज में जागना होगा। ठीक है, आपके माध्यम से, और आपके अंदर जो है एक जन जागरूकता होनी चाहिए अपने अधिकारों के लिए। अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन होता है, आपके अधिकारों का अगर हनन होता है, तो आप जो उन अधिकारों की मांग के लिए फिर अपने आप को और अपने जो भी कानूनी कार्रवाई है वो आप करिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकारों में मित्रों हम इस बात की चर्चा करे थे, और अब मैंने आपको वहाँ भी बताया, कई बार मैंने आपको यहाँ बताया है कि अगर आपके मूल अधिकारों का भी उल्लंघन होता है, ठीक है, तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधे, और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, और जिस प्रकार का आपका मामला बनता है उस प्रकार के मामले में आप जो है वहाँ जाकर के रिटे जारी करवा सकते हो। ठीक है, तो वैसे भी मैंने आपको वहाँ भी चर्चा की थी। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यही स्टॉप रखते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे, यानी कंटिन्यू हम इसको करेंगे कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता के बारे में। यानी हमने अभी तक तो बात की कि अधिकार कौन से होते हैं, मानवीय अधिकारों के बारे में हमने चर्चा की, अधिकार कहाँ से आते हैं, कितने इनका महत्वपूर्ण है, यानी कितना इनकी महत्ता है, उन सभी के बारे में आज हमने जाना। और अगले लेक्चर में और अगले जो भाग है, भाग 5 के भाग 2 में, ठीक है, अध्याय 5 के भाग 2 में हम चर्चा करने वाले हैं कानूनी अधिकारों के बारे में, और राज्य कौन कौन से कानूनी अधिकार हमको देता है, कैसे वो कानून बनाता है,
क्या संविधान ने हमको कौन अधिकार दिए, उन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, और फ्रेंड्स मेरी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी है जो यानी भारत की जो इंडियन पॉलिटी है वो कंप्लीट मेरे चैनल पर अभी चल रही है। ठीक है, और एक एक प्रावधान का मैंने वहाँ पे डिटेल से एक एक अनुच्छेद का, ठीक है, एक एक जो भी जितने टॉपिक है, चाहे संसद का टॉपिक हो, ठीक है, या जो भी टॉपिक हम देते हैं, चाहे संविधान के बारे में या मूल अधिकारों का बात करें या नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, ठीक है, संविधान के संशोधन की हम बात कर लें, चाहे अनुच्छेद 368 की बात करें या अनुच्छेद 143 की, उन सभी के बारे में मैं आपको यहाँ डिटेल से डिस्कशन करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप उन लेक्चर्स को जरूर सुनिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आप विश्वास करने पर मजबूर हो जाओगे कि इतना सरल शब्दों में मैंने आपको वहाँ समझाया है कि आप जो है फिर आप यानी फिर आपको वापस कहीं भी और यानी किसी भी वीडियो पे आपको जो है अन्य मौलिक अधिकारों के माध्यम से हो या किसी भी वीडियो में आपको फिर जो है अपनी पॉलिटी तैयार करने के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। आपने मेरी वीडियो अगर एक बार ध्यान से सुन ली ना, तो मित्रों आप जो है इतना अच्छा पॉलिटी में बन जाओगे कि फिर जो है किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको जो है आराम से फाइट कर सकते हो। ठीक है, तो आप फिर वहाँ पे मित्रों एक जैसे आप अगर नोट्स भी बनाना चाहते हो तो आप नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि मित्रों कई बार क्या होता है कि हमारे को जो यूट्यूब पे वीडियो तो मिल जाती है पढ़ने के लिए और सुनने के लिए, लेकिन जो लिखने के लिए मटेरियल होता है ना, तो वो तो महत्वपूर्ण है। यानी सुनना तो यानी सुन तो लिया हमने और सुना हुआ ज़्यादा दिन तो याद भी नहीं रहता, तो सुनने के माध्यम से जो हम लिख लेते हैं ना, जो नोट्स बना लेते हैं, तो वो हम फिर लंबे दिनों से उसको पढ़ सकते हैं और उसको जो है रिवाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे आ रहे होंगे। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं जितनी भी वीडियो पर यानी जितनी भी मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पर, उसका आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप मेरे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। ठीक है, तो चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और नोटिफिकेशन जो बेल है ना उसके ऑल के बटन पर आपको जरूर क्लिक करना है, तभी आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।